हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मेटल और नॉन मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये वर्ड आप इससे पहले की वीडियो में भी सुन चुके हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात है कि मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वेयर एज नॉन मेटल एंड नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर देन इट फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये दो केसेस हो गए। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करने पर जो कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक होते हैं, और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करने पर जो कंपाउंड बनाते हैं वो कोवैलेंट होते हैं। एवरी एलिमेंट्स वांट टू बिकम स्टेबल। हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होना चाहेंगे। एंड टू गेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहेंगे। और वो जो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, जो हम ग्रुप नंबर 18 में पढ़ते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो जो उसको जो है अटेन करने की, उसको गेन करने की हर एक एलिमेंट कोशिश करेगा। ये बात हमको मालूम है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लास्ट वैलेंस सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो आउटरमोस्ट सेल होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि डबलेट रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एलिमेंट्स स्टेबल कैसे होते हैं। अब ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को फॉलो करेंगे, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की तरह होना चाहेंगे तो स्टेबल होना चाहेंगे। स्टेबल होने के लिए करेंगे क्या, आइदर दे लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन और दे गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो या तो ये एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे किसी एटम से, और या फिर ये गेन करेंगे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ऐसे केस में हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा। ओके, ऐसे केस में जब भी गेन या लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा। इट मीन्स आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। या फिर ये क्या करेंगे, कहेंगे हम भैया लॉस या गेन नहीं करेंगे, हम शेयरिंग कर लेंगे, ना तो हम लॉस करेंगे ना ही हम गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, हम शेयरिंग कर लेंगे एक या एक से ज़्यादा। इस केस में हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है और इसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल के बीच में अगर रिएक्शन हो तो कैसा कंपाउंड बनता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड। अगर आपसे पूछा जाए मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो कैसे कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड। अगर आपसे पूछे कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो आप कहेंगे आइदर दे लॉस और दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स कैसे करते हैं। तो पहले मेटल और नॉन मेटल को दोनों को जरा समझ लेते हैं इन केस ऑफ रिएक्शन। मेटल्स ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और पॉजिटिव आयन्स बनाएंगे। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, जो चार्जेस होते हैं, आयन्स होते हैं, दो होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा निगेटिव आयन होता है। ओके, जो लॉस करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, और जो गेन करते हैं वो क्या कहलाएंगे, निगेटिव आयन। तो ये चीज़ आप 9th में पढ़े हो, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेटल्स हमेशा लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकम पॉजिटिव आयन, इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो मेटल के हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के हैं या फिर आयनिक कंपाउंड के हैं, ऑल आर सेम थिंग। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, हम कोई मेटल ले लेते हैं लाइक सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बैलेंस सेल में लास्ट आउटर मोस्ट में देखें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। भाई स्टेबल होने के लिए क्या है, जैसे कि स्टेबल होना मतलब अंबानी के बराबर पहुंचना। अब अंबानी के बराबर पहुंचने के लिए हम अपने आसपास क्या देखते हैं, दो ही तरीके के लोग जो अपनी लाइफ में स्टेबल होते हैं, खुश होते हैं, या तो जिसके पास कुछ नहीं है या जिसके पास बहुत कुछ है। बीच वाला हमेशा एफर्ट देता रहता है कि अरे ये कर लें ये कर लें ये कर लें, तो वो क्या करता रहता है, वो रिएक्शन करता है, एक्शन करता रहता है। तो केमिस्ट्री की फील्ड में उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन करता रहेगा कि हम स्टेबिलिटी कैसे गेन करें। तो स्टेबिलिटी या तो वो जीरो हो जाए, बिल्कुल कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो क्या डर, और या तो वो बिल्कुल जो है जो सबसे अमीर वाला आदमी है उसके बराबर भी पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखा जाए
आपके सोडियम के पास जिसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो वैलेंस सेल में इसके कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो कितने की कमी है 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब 7 गेन करने में इसको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा नहीं होगा कि ये 1 को ही लॉस कर दे, इसीलिए अपने ये लास्ट वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है लॉस कर देता है और बना लेता है सोडियम का आयन। सोडियम का कैसा आयन पॉजिटिव आयन, तो इसीलिए Na के ऊपर प्लस साइन लगता है, प्लस इसलिए क्योंकि ये लॉस करता है और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही प्लस लगेंगे, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसीलिए सिंगल जो है प्लस का साइन लगा हुआ है। ऐसे ही एक केस देख लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस सेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि ऑक्टेट रूल फॉलो करें तो लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके पास 2 हैं तो कितने की कमी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है। अब ये 6 गेन करने के लिए इसे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया है कि ये 2 को ही लॉस कर दे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसके कारण आप देखते हो Mg के ऊपर जो है 2 प्लस साइन लग जाता है, तो Mg इसने लॉस किया है तो प्लस, और कितने लॉस किए थे 2, तो इसीलिए 2 प्लस। तो ये मेटल हैं जो कि हमेशा लॉस करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और ये क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्लियर। देन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और एंड बिकम निगेटिव आयन बन जाते हैं। आपको बताया अगर गेन करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो वैलेंस सेल की अगर हम बात करें तो वैलेंस सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 होने के लिए इसे एक और चाहिए, तो 7 को लॉस करना मुश्किल है, एक को गेन करना आसान है, इसीलिए ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करने से ही क्या हो जाएगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं सिर्फ एक, इसीलिए माइनस सिर्फ 1 है। ऐसे ही ऑक्सीजन देख ले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ओके 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। तो अगर वैलेंस सेल देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो 2 की कमी है इसके पास में, तो ये 2 को क्या करेगा गेन करेगा, क्योंकि 6 को लॉस करना इसके लिए कठिन है, डिफिकल्ट है, तो ये 2 को गेन करता है, गेन करने के कारण माइनस चार्ज लग जाता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं इसीलिए माइनस के साथ में 2 लग जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, पॉजिटिव आयन हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इन बिकम्स नेगेटिव आयन, और दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जब ये आप अब ये किस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल, तो इसका एग्जांपल है आपके पास में सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na सोडियम जो है आपका मेटल है और क्लोरीन जो आपका क्या है नॉन मेटल है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मीन सोडियम क्लोराइड क्या है एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर गेन और लॉस करके इलेक्ट्रॉन को बनेगा, शेयरिंग तो होगी नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ पर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। सोडियम को स्टेबल होने के लिए 1 लॉस करना है और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 गेन करना है, 7 में 1 गेन कर लेगा 8 हो जाएगा। तो सोडियम का हम दिखाते हैं यहाँ पे वैलेंस सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे जिनको हम ये क्रॉस से दिखा दे रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्या होगा ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्यों गेन करने के लिए स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी ये गेन कैसे करेंगे, एक लॉस करेगा एक गेन करेगा, तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे 8, देख लीजिए 7 तो इसके पास खुद थे, एक इसने सोडियम का ले लिया, और अब सोडियम के पास वैलेंस सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया है, तो ये 0 हो गया। इस तरीके से ये स्टेबल हो गया है। सोडियम ने दिया था लॉस किया था इसलिए पॉजिटिव लग गया इसके ऊपर, और क्लोरीन ने गेन किया था इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव। तो इस तरीके से लॉस और गेन करके ये स्टेबल होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं आपके आयनिक कंपाउंड को। क्लियर हो गया होगा आपको। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, 281, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेगा। और एटॉमिक क्लोरीन की बात करें 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन से ये 1 गेन करेगा और क्लोरीन का निगेटिव आयन बना देगा। सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिकॉज हम जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा।
होगा। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर मैग्नीशियम आपका मेटल है और क्लोरीन मतलब क्लोराइड आपका नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा लॉस और गेन के इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है एटॉमिक नंबर 12 282 और क्लोरीन आपका एटॉमिक नंबर 17 287, तो इसके वैलेंस सेल में 2 है और इसके वैलेंस सेल में 7 है, 2 है, ये 2 लॉस करके जो है स्टेबल हो जाएगा, ये एक गेन करके स्टेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीशियम वैलेंस सेल में ये 2 डॉट से दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन हमारे हम 2 ले लेंगे, तो क्लोरीन के एक में देखा जाए एक क्लोरीन में तो एक की कमी है स्टेबल होने के लिए, दूसरे क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। मैग्नीशियम ने अपने दोनों वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए उसके ऊपर 2+ लग गया है, और क्लोरीन ने एक एक गेन कर लिया है, इसीलिए इसके ऊपर भी 1 1 इस तरीके से लॉस और गेन से ये नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लॉस और गेन करके जो है आपके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक कंपाउंड मतलब मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, हम इस आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन से बनता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। लास्ट जो वैलेंस सेल होता है उसमें उसके इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से होता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल से नॉन मेटल। तो यानी कंपाउंड इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, भाई एक लॉस एक गेन कर रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी ये हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हुई दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि सॉलिड के कई टाइप होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको मालूम है कि जो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है, और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और 8th क्लास में फोर्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब चार्जेस जो होते हैं आयंस इनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जिस सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर एमॉर्फस होता है। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट कहते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल्ट होने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और बॉयल होने का मतलब है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में, वेपर की स्टेट में जाना। तो ऐसा कब होगा, जब भाई उसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जिससे जो है वो ब्रेक हो जाए बॉन्ड। अब आपको मालूम है कि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब प्लस एक चार्ज एक निगेटिव आयन, दोनों के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटेगा तभी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसके फोर्स को ब्रेक करने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इनके फोर्स को ब्रेक करने के लिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर ही तो होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे मेल्ट हो, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉयल हो। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसके ऊपर एनर्जी लगेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतनी ही जल्दी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का बॉन्ड है वो टूटेगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ज़्यादा एनर्जी लगने का मतलब है इसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट वहीं पर अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आप इसके बारे में आगे डिस्कस करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड के कंपेरिजन में, आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में उसका बॉन्ड वीक होता है, तो इसीलिए बहुत कम टेम्परेचर देने पर ही जो है बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, केरोसिन। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट जो कि आपके कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, तो लाइक पेट्रोल, केरोसिन, इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेते हैं वो आपका सॉल्वेंट होता है लिक्विड के फॉर्म में, लाइक यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका वाटर है, और जो चीज़ कम मात्रा में लेते हैं वो सॉल्यूट होता है। जैसे कि पानी है तो वो आपका सॉल्वेंट हो गया वाटर, और सॉल्यूट जैसे कि शुगर या सॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं।
तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपका कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक, इसको हमने वाटर में डाल दिया तो चारों तरफ जो है वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल के पास में इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो आयनिक कंपाउंड को जो है वो डिज़ोल्व कर दे, ठीक, उसके इतनी इनफ एनर्जी होती है वाटर के मॉलिक्यूल के पास में। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो लाइक आपका आयनिक कंपाउंड है और इसको हमने पेट्रोल या कैरोसिन में जो है इसको जो है सोचा कि डिज़ोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कैरोसिन ले लेते हैं, तो कैरोसिन के पास में या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर दे। तो इसलिए आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो इनसॉल्युबल होता है आयनिक कंपाउंड, लेकिन वाटर में जो है सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। जो आपके मेटल और नॉन मेटल्स के थ्रू जो आयनिक कंपाउंड बनता है, इनके आयंस के ट्रांसफ़र से या एक्सचेंज से जो आयनिक कंपाउंड बनता है, जब यह आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में होंगे या सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन भी पूछता है बच्चों कि आपको एक कंडीशन दे देंगे कि ऐसे ऐसे है कोई आयनिक कंपाउंड, तो आपको ध्यान देना होगा कि उसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। फिजिकल स्टेट जो है वो मोल्टन होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में होना चाहिए वो आयनिक कंपाउंड जो है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो आयनिक कंपाउंड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है। आयंस कैरियर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़ोगे इसी 10th क्लास में। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस तो होते हैं, पर वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक डिसोसिएट तभी होते हैं जब वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं, जब वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में। जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होता है तब तक वो आयंस में डिसोसिएट ब्रेक नहीं होता है, पॉजिटिव या निगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि आप सॉलिड फॉर्म में कोई आयनिक कंपाउंड है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो आप कहेंगे नो, इन दैट केस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तब वो अपने आयंस के फॉर्म में पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म्स में डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपसे कहें कि कोई आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट या सोल्यूशन के फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, देन आप कहोगे यस, बिकॉज एट दैट टाइम वो अपने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म्स में, जो कि कैरियर का काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की क्लियर हो गई होंगी। आपको मालूम है कि जो है आयंस के ट्रांसफर से जो है बनता है आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है आपका आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में। वहीं पे अगर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल की बात करें तो वहाँ पे आपका कोवैलेंट कंपाउंड बन रहा था और ये शेयरिंग से बन रहा था। तो शेयरिंग से बनेगा, इसीलिए इसकी सारी चीज़ें जस्ट अपोजिट होंगी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के। नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है शेयरिंग से किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं और उनकी किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन, और आयनिक कंपाउंड जो है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय गेन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है और कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल के बीच में होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का जो है आपको PDF नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इससे प्रीवियस वीडियो जो है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।